सर दर्द। आज मैंने किसी भी बात को लेके सर दर्द इंसान को बहुत जल्दी हो जाता है। कई बार तो ओवर थिंकिंग की वजह से सर भारी हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। कई बार खान पान की वजह से सर दर्द होने लगता है, गैस हो जाती है तब सर दर्द होने लगता है, या कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग खुशबू या बहुत तेज़ लाइट की वजह से भी सर दर्द होने लगता है। तो ये सर दर्द जो है उसकी मेन रीज़न क्या है? जी, वैसे तो साइंस के हिसाब से देखें तो लोगों को 150 तरह का हेडेक होता है, 150 टाइप्स ऑफ हेडेक। उसमें से कुछ हेडेक्स हैं जो प्राइमरी हेडेक कहलाते हैं, जिनका कोई कारण नहीं होता है। ओके। वो अपने आप अंदर से ही ओरिजिन होता है। कुछ सेकेंडरी हेडेक्स होती हैं, जैसे कि किसी ब्रेन में ट्यूमर हो गया, या कुछ वेस्कुलर कॉज, अंदर कुछ क्लॉट बन गया, या कुछ अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो गांठ बन रही है, एनेरिज्म, नस फूल गई अंदर से, या कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन, मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन में हेमरेज हो गया, या कुछ मतलब कुछ भी नई चीज़ ग्रो कर रही है, या इन्फ्लेमेशन, सूजन है, या पानी एक्स्ट्रा भर गया, हाइड्रोकेफेलस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे किसी को सिस्टिक सर्कोसिस, कीटाणु होते हैं जो हमारे खाने के द्वारा दिमाग में चले जाते हैं, वो गांठ में, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो ब्रेन में जा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, वो सेकेंडरी हेडेक्स कहलाते हैं। तो जैसे नॉर्मल बहुत तरह के हेडेक्स हैं, जैसे मैं कहा आपको, जैसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो टेंशन हेडेक है। एक क्लस्टर हेडेक होता है, ये मैं कॉमन कॉज में बता रहा हूँ आपको, मोस्टली, और लगभग मैं समझता हूँ आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को हेडेक होता है। बिल्कुल। मतलब अगर 100 लोग हैं, अगर आप 100 एडल्ट्स लेंगे तो उसमें 100 में से 50 से ज़्यादा लोग कहेंगे कि मुझे हेडेक होता है। हेडेक होता है, महीने में 1-2 बार हो जाता है, किसी को हर हफ्ते भी हो जाता है, किसी को हफ्ते में 2-3 बार भी हो जाता है। तो हेडेक इज़ ए वेरी कॉमन डिजीज़, और किसी समय पर भी 10% या 12% लोगों को हेडेक होता ही है। अगर किसी समय भी आप पूछ लो कि 100 लोगों में से, तो 10 से 12% लोगों को हेडेक मिलेगा। बिल्कुल। कोई भी हेडेक हो सकता है, मुझे भी वो समस्या है। हाँ जी। सेकेंडरी हेडेक की बात करें, साइनसाइटिस है, उससे इन्फेक्शन, उससे हेडेक हो सकता है, फीवर से हेडेक हो सकता है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे कारण इसकी वजह से फीवर, अगर आपको एसिडिटी रिफ्लक्स हो रही है तो उससे भी हेडेक हो सकता है, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा। ठंड लग जाए उससे भी हेडेक हो जाता है। बिल्कुल। तो तेज आवाज़ सुनने से हेडेक हो जाता है, बहुत तेज साउंड से, बहुत तेज लाइट से हेडेक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। तो हेडेक एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जो कि मैं समझ शायद इफ़ आई से 80% से अधिक लोगों को होता है, तो मैं शायद गलत नहीं है। बिल्कुल। तो इसके मेन रीजंस तो आपने हमको मोटे मोटे रूप से बता दिए। तो इसका क्या कोई साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा कई चीज़ सोचते हैं, हम सोचना नहीं चाहते हैं, अंदर घुट रहे हैं, तब भी बहुत तेज़ सर दर्द होने लगता है, तो इसके स्ट्रेस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, और उसमें भी स्पेशली जब आप सेंसिटिव और इमोशनल नेचर होती है ना, हम बहुत नाजुक स्वभाव हमारा हो जाता है, जैसे हम गुजराती भाषा, राजस्थान में लागनी स्वभाव कहते हैं। बातें चिपक जाती हैं हमारे दिमाग में, किसी ने कुछ कह दिया उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते, बार बार दे कम बैक एंड हिट अस, और अंदर सर्कल करती रहती है, एक विशेष साइकिल बन जाती है, वही बात घूमने लगती है अंदर ना। तो वो एक विशेष मतलब सेंसिटिव इमोशनल नेचर। कुछ लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, पर हर टाइम की परफेक्शन, काम की परफेक्शन, जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, कंपैरिजन, कंपटीशन, ऐसे लोगों को भी हेडेक होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। थोड़ा भी 19-20 हो जाए तो उसमें कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट, तो अपने मन की मतलब अंदर से चुप रहते हैं हमेशा। और वो जैसे ऐसे लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी बात कहीं ना कहीं हल्के हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है, अंदर फील ज़्यादा करते हैं, और तीसरा एक चौथा कारण हो सकता है जो आइसोलेशन जिनके अंदर होती है। आइसोलेशन में अपने मन की बात शेयर करते ही नहीं किसी को भी, कुछ भी, मतलब दे डोंट शेयर। पांचवा एक कारण हो सकता है जो जिनके अंदर रिजेंटमेंट होती है, सप्रेस्ड एंगर होता है, मतलब उनके अंदर क्रॉनिक तरह का एक हेडेक रहता है, क्रॉनिक हेडेक रहता है, तो एक वो कारण हो जाता है। ऐसे मतलब काफ़ी सारी डिफरेंट टेंडेंसीज हैं। हॉस्टाइल बिहेवियर होता है, वो भी एक कारण बन सकता है। एंजाइटी कैन ऑल्सो कॉज हेडेक, है ना। तो ये प्लस जैसे फिर ये तो हो गए मानसिक कारण हो गए। फिर एक लैक ऑफ स्लीप, है ना, इंसोम्निया, नींद की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, उससे भी हेडेक हो सकता है। फिर आपकी इवन नेक की अगर समस्या है, गर्दन की सर्कस स्पॉन्डिलोसिस है, उससे भी आपको हेडेक हो सकता है। आंखों का रिफ्रैक्शन एरर है, आपकी चश्मा
आपकी आंखें का नंबर बदल रहा है जी, उससे भी कि हेडेक आपकी आंखें चश्मा नहीं था किंतु अभी आपको हेडेक रहने लगी है, तो एक रिफ्रैक्ट आंखों का नंबर अगर बढ़ रहा है, दूर का है नज़दीक का, तो उससे आपको हेडेक हो जाती है ना। तो साइनस की तो मैंने बात की, साइनेटिस की मैंने बात की, तो अगर कान में भी समस्या है, कान में इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकती है, राइट। जी। तो ये कई बार हर्पीज इन्फेक्शन होते हैं, हर्पीज जोस्टर टाइप का एक इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स जो लोकलाइज्ड स्पाइन, तो उस किसी भी नर्व में अगर वो आ गया जोस्टर इन्फेक्शन, तो उससे भी हेडेक हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे जो एकदम आदमी को डेबिलिटेटिंग हेडेक होती है वो माइग्रेन होता है। जी, माइग्रेन। जी, तो माइग्रेन की समस्या की वजह से माइग्रेन माना हेडेक होगा ही, माइग्रेन का मेन सिम्टम जो है वो हेडेक ही है, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। ओके। माइग्रेन में भी कई तरह का हेडेक होता है। एक होता है कॉमन माइग्रेन, जिसमें टिपिकल हेडेक होता है, वन साइडेड हेडेक होता है, पल्सेटिंग हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक होता है। जी। और दूसरा जो है उसमें ऑरा नहीं होता है। ऑरा मीन्स उसके पहले कोई सिम्टम नहीं होते हैं, ओके, है ना। जैसे एक होता है एटिपिकल माइग्रेन है, या इसको कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन है, उसमें ऑरा होता है, पहले प्रोड्रोम होता है, ऑरा होता है। तो प्रोड्रोम में थोड़ा अजीब सी फीलिंग आती है अंदर से, और फिर ऑरा शुरू होता है। ऑरा 10 से 60 मिनट तक लास्ट करता है। उसमें क्या होता है, कुछ आंखों के आगे कुछ ऐसे फ्लैशिंग लाइट्स आएंगी, अजीब सी फीलिंग होएंगी, नोजिया की फीलिंग आएगी, है ना। स्किन में टिंगलिंग नम शुरू हो जाएगी, अजीब सा मतलब मूड अलग चेंज हो जाएगा, है ना, मूड चेंजेस हो जाएंगे। जी। और फिर उसके बाद माइग्रेन आता है। ओके। तो ये कम होता है। ओके। तो ऑरा के साथ फिर माइग्रेन होने के बाद फिर पोस्ट ऑरा होता है, वो फिर हैंगओवर जैसे इफेक्ट होता है। जैसे लोग ड्रिंक कर लेते हैं, हैंगओवर इफेक्ट, तो पोस्ट माइग्रेन एक हैंगओवर सा रहता है। तो ये फिर 4 तरह का, मतलब 4 स्टेजेस, प्रोड्रोम, ऑरा, फिर हेडेक विच कैन लास्ट अप टू 72 आवर्स। माइग्रेन की हेडेक 72 आवर्स तक लास्ट कर सकती है। ओके, राइट। फिर एक ऐसा हेडेक भी होता है जिसमें आदमी की आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए। अच्छा। ऐसा भी हेडेक होता है। एक हेडेक होता है इसमें पेशेंट को हेडेक होता ही नहीं है, वो भी हेडेक है ना। मतलब वो माइग्रेनस हेडेक है, उसमें सिम्टम होते हैं, नोजिया, फ्लैशिंग लाइट्स, ऑरा होता है, प्रोड्रोम होता है, कि तो बस अंदर से सिर्फ दर्द नहीं होता, अजीब सी फीलिंग, लाइट चुभ रही है, साउंड अच्छी लग रही है, पर हेडेक नहीं हो रहा है। यू हैव एवरीथिंग टिपिकल ना, पर हेडेक नहीं हो रहा है। तो उसको प्रॉब्लम में तो हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट करेंगे ना, क्योंकि सिम्टम सारे वही आ रहे हैं। ओके। जैसे किसी को एंजाइना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक आया, अब उसको सिम्टम सारे हार्ट अटैक वाले हैं। अच्छा। मतलब जो तकलीफ हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, कि तो छाती में दर्द नहीं हो रहा है। ये ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। 30% लोगों को ऐसे होता है, साइलेंट हार्ट अटैक होता है। हाँ, इसको साइलेंट माइग्रेन कहते हैं। ओके। जो कि हमें पता नहीं लगेगा, हमको सिम्टम सारे आएंगे किंतु हेडेक नहीं आ रही है सिर्फ। अच्छा, तो ऐसे किसी को अगर हेडेक होगा, भारीपन लगेगा, बट टिपिकल हेडेक जैसे होती है ना, वो नहीं हो रही, थ्रॉबिंग वाली हेडेक नहीं हो रही है। अच्छा। तो इसी रिलेटेड आज का हमारा सवाल भी ऐसे ही आया है कि किसी को माइग्रेन की समस्या है, किसी को तेज़ आवाज़ से प्रॉब्लम है, किसी को ज़्यादा लाइट से प्रॉब्लम है, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो अनूप जी जो है नोएडा से, उन्होंने यही लिखा है कि जब मैं कंप्यूटर के सामने, उनको विजन का प्रॉब्लम है कि मुझे माइग्रेन की समस्या भी है, साथ में हेडेक तो आए दिन उनको आता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको हेडेक तब होता है जबकि वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम है, उनको काम से छुट्टी भी नहीं है, लेकिन उनको लगभग 6 से 7 घंटा उनको कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना ही पड़ता है। तो जितना ज़्यादा वो स्क्रीन देखते जाते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते रहे, उतना उनका हेडेक बढ़ता रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये तो एक तरह का ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड हो गया उनको ना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम में है और उनको कंप्यूटर देखना है जी। तो उनको ये देखना है कि जो माइग्रेन है उनका वो क्योंकि अगर माइग्रेन के कारण, जो मुख्य कारण हैं, वो हमें देखने हैं कि वो कौन से कारण हमारे अंदर हैं, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हमारी जो एक तो सेंस, हमारी पर्सनैलिटी, स्ट्रेस, जैसे मैंने बात की, सेंसिटिव इमोशनल नेचर है, जल्दबाजी की आदत है, अपने मन के अंदर रिजेंटमेंट है, सप्रेस्ड एंगर है, वो सब वेंटिलेट करना पड़ेगा। मतलब ये टू चेंजेस नेचर बता रहे। दूसरा, टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि जब एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा बढ़ जाती है ना,
तो भी हमारा कुछ वो हमारी टेंडेंसी सिस्टम ऊपर नीचे हो जाने से ओके। तीसरी बात है कुछ ऐसे फूड जैसे फास्टिंग नहीं करना है, टाइम पे खाना खाना है। अच्छा। क्योंकि अगर टाइम पे खाना नहीं खाता वो भी एक कारण है ना। कई बार खाना मिस कर देते हैं तो वो भी हेडेक हो जाती है। नींद प्रॉपर समय पे करनी पड़ेगी। कंप्यूटर का उनका काम है तो कंप्यूटर के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अब कंप्यूटर तो काम करना है तो आजकल ऐसी स्क्रीन अवेलेबल है, आप अपने कंप्यूटर पे लगा लीजिए तो उससे उसकी जो इफेक्ट है ना आपके आईज पे कम होगा। यू कैन हैव दैट स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ योर, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लगा सकते हैं। और आप ऐसे स्पेक्स भी अवेलेबल हैं जो आप लगा लीजिए तो आपको कंप्यूटर से जो लाइट आपके डायरेक्ट आपके अंदर आ रही है आंखों में, डैमेजिंग लाइट, वो कम हो जाती है। आजकल ऐसे स्पेक्स अवेलेबल हैं, वो आप वो स्पेक्स यूज़ कर सकते हैं। और हर आधे घंटे के बाद आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर लें। 10 से 15 सेकंड हल्का बंद कर लें, कंप्यूटर देखना बंद कर दें, हल्की सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लें, है ना, हल्की गर्दन की फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर लें, है ना। सो दैट बिकॉज नेक का भी बहुत काम है कंप्यूटर वर्क में, कमर का भी बहुत काम है। कमर का भी हल्का सा अपने आप को स्ट्रेटन कर लें, खड़े होकर पीछे हल्की कमर की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर लें। तो हर आधे घंटे के बाद इट विल जस्ट टेक हाफ ए मिनट और 1 मिनट, बट दैट विल मेक यू हिम, जो हमारे जो अनूप जी हैं उनकी, क्योंकि का प्रोफेशन ऐसा है, ही कैन नॉट चेंज द प्रोफेशन। अपना खान पान का ध्यान रखें, नींद प्रॉपर रखें। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दांतों की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। सोने के बाद ब्रश करके गार्गल्स करके सोएं, तो उससे भी हमारे, क्योंकि साइनस इन्फेक्शन है, दांतों के इन्फेक्शन से भी हेडेक होती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर मैं समझता हूँ ये प्रिकॉशन रखेंगे तो ही विल, देन वाटर, पानी, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्या होता है कई बार हम कंप्यूटर में बैठे रहते हैं और हम पानी पीते ही नहीं है, डिहाइड्रेशन। ये काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो कंप्यूटर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ऐसे काम करते हैं। तो उनके एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो पानी की इनटेक, डिहाइड्रेशन हो रहा होता है बॉडी में। डॉक्टर साहब, पूरे दिन में कितने लीटर तक हमको पानी मिनिमम कम से कम हमको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अच्छा। मतलब वैसे मिनिमम इनटेक इज 8 ग्लासेस पर डे। पर भारत जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर हमें लगभग 500 से 750 ml पानी हमारा पसीने के अंदर निकल जाता है। तो मतलब हमें जो है, मतलब समझो 1 लीटर और, तो 3 लीटर के बजाय 3 से 4 लीटर, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। और गर्मियों में बढ़ा के हमें 12 से 14 ग्लास कर देना चाहिए। और अगर हमको इन्फेक्शन कोई हो गया, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन जैसे फीवर आ गया, और हमको बढ़ा देना चाहिए इनटेक। तो मिनिमम 8 ग्लासेस पर डे सर्दियाँ जैसे हैं। अगर गर्मियों में 8 से 12 ग्लासेस, और अगर इन्फेक्शन कोई भी है, वायरल फीवर है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, और 2 ग्लास पानी बढ़ा देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए किडनी ठीक हो, किडनी ठीक काम करे तभी ज़्यादा पानी पी सकते हैं। आपका हार्ट ठीक काम करे तभी, अगर हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गई, 30% से कम है, तो पानी हमको कम पीना पड़ता है। ये सही बात है डॉक्टर साहब, कई बार पेट में भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो कई बार ज़्यादा पानी पीते रहने से वो इन्फेक्शन का भी वॉश हो जाएगा ना, वॉश हो जाएगा। जी, पानी हमें खूब पीना चाहिए। पानी बहुत असर करता है उसमें। पानी हमारा पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, साफ वाटर होना चाहिए। जी, चाहे तो हम थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर भी ले कर सकते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा तुलसी का पत्ता, अदरक, अच्छा, काली मिर्च थोड़ा उबाल सकते हैं, लेमन ग्रास थोड़ी सी डाल सकते हैं, काढ़ा जैसा, और लेमन थोड़ा डाल के तो टेस्टी भी बन जाता है। तो वो पानी की ताकि वो तो रात के टाइम पे या शाम के टाइम दिन में भी पी सकते हैं, रात में भी पी सकते हैं। इट इज़ गुड, मतलब इट इज़ अ गुड इम्यूनोमॉड्यूलेटर, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बाकी नॉर्मल तो हमको जो नॉर्मल वाटर हम पीते हैं, प्योर वाटर हम ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। बस यही ध्यान रखना है अनूप को, यही, अगर ही वांट्स टू अवॉइड हेडेक। जी, पहली बात है कंप्यूटर की स्क्रीन को डायरेक्टली लगातार नहीं देखना है। जी, एवरी हाफ एन आवर ही शुड क्लोज हिज आईज, बीच में एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज कर ले, कमर की एक्सरसाइज कर ले, फिर पानी बीच में पीते रहें, और टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे सो जाएं, टाइम पे उठें, और डेली एक्सरसाइज जरूर करें। अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल, अंदर की जो घड़ी है ना उसके अनुसार स्ट्रेस फ्री रहें, उसके लिए रेगुलर मेडिटेशन करें। स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन, 4 बजे का जो अमृत वेला से कहते हैं, उसमें मेडिटेशन करें आधा घंटा। राजयोग मेडिटेशन सीख लें, थॉट्स को पॉजिटिव बनाएं, नकारात्मक विचार और व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स को अवॉइड करें। पर ऐसे कहने से अवॉइड नहीं होते हैं, यू हैव टू रिप्लेस देम विद गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स।
और मेडिटेशन इज़ ए ग्रेट हेल्प इन सच ए पर्सन। जी जी, जहाँ जैसे कि आपने एक बात बताई बीच में कि जो कुछ भी बातें आती हैं वो अंदर नहीं रख के उसको एक्सप्रेस करते हल्का हो जाए। सोने के पहले वेंटिलेट करके सोना चाहिए। जी जी, लेकिन वो बातें हम किसी लोगों से तो शेयर नहीं करें ना। नहीं, पर लेटर नहीं, वो ना एक लेटर टू गॉड लिखें, उसमें लिखें, एड्रेस करें, मन में जो भी टेंशन है वो लिख दें, बॉडी में कुछ समस्या है वो भी लिख दें, परिवार में कुछ समस्या वो भी लिख दें, प्रोफेशन में कुछ समस्या आ रही है वो भी लिख। 4 तरह के एरियाज हैं हर आदमी के पास, माइंड, बॉडी, फैमिली एंड प्रोफेशन। चारों एरिया में जो भी स्ट्रेस है उसे रिलीव कर दें, लिख दें, साइन करके सरेंडर कर दें गॉड को, और उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दें। नेवर कीप इट दैट पेपर विद यू, डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि नहीं तो वो भी हेडेक होता, कोई और पढ़ ले तो इसलिए उसको वॉश कर, और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करके सो जाएं हल्के उसे। और सोने के बाद याद रखें ब्रश कर लें, दोबारा से बालों को, फेस को ठीक कर लें, एकदम फ्रेशन अप होके सोए, एकदम लूज क्लोथ्स पहन के सोएं और इजी होके सोएं। वेंटिलेशन कमरे में अच्छा हो। कई बार ये भी एक प्रॉब्लम, सर्दियों में स्पेशली हम लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और हम सफोकेट हो जाते हैं, वो भी एक हेडेक का, नेक्स्ट डे हैंगओवर जैसा रहता है। तो प्रॉपर हवा का वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। सर्दी है, ठीक है, हमें सर्दी है, हमें बहुत तेज़ हवा नहीं चाहिए, पर कुछ ना कुछ खिड़कियाँ इस तरह से हम बंद करें कि फ्रेश हवा थोड़ी एंटर करती रहे। जी जी जी, और फ्रेश हवा क्रॉस भी होती रहे। हाँ, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एसी ऑन करके सो जाते हैं, हीटिंग वाला एसी है ना, आजकल हीटर हॉट एंड कोल्ड एसी आते हैं जी। और वो फिर हमें क्या, फिर अंदर से ड्राइनेस फील, हमारी जो पूरी म्यूकोजा, नोजल म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा पूरी या रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ड्राई म्यूकोजा पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा, वायरल बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, फेफड़ों में इन्फेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। ह्यूमिडिफायर, एक ह्यूमिडिफाइंग मोड होता है उसमें ना जी, अपने एसी में भी ह्यूमिडिफायर मोड ऑन करना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या है, 1 घंटा कमरे को गर्म किया, उसके बाद आप बंद कर दें, एसी बंद कर। ऐसे ही हमें हीट ब्लोअर हम यूज़ करते हैं कमरे में, और सारी रात हीट ब्लोअर चलता रहता है। कई बार हीटर होते हैं, वो कमरे में जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको पहले आपने कमरे बंद कर दिया, ऊपर से हीटर भी ऑन कर दिया, वो तो बहुत ही खतरनाक है। और कभी भी आपको अंगीठी तो कभी कमरे में रखनी नहीं है। अच्छा, अंगीठी जला के कभी नहीं रखनी चाहिए, उससे मर सकते हैं, क्योंकि जो कोयला जलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो सोते सोते एक कमरे में 4 लोग चारों के चारों मर जाएंगे सुबह तक। तो कभी कमरा बंद करके अंगीठी जला के कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, और हीटर भी जहाँ तक हो सकता है बंद करना चाहिए। जी जी, ब्लोअर हमको कभी यूज़ करना, पर हमको 1-2 घंटा यूज़ करके कमरा गर्म हो गया, देन वी शुड क्लोज इट। ओके, जहाँ तक हो सके हमको, क्योंकि ये सब चीज़ें ड्राई स्किन, अंदर की स्किन को, अंदर की म्यूकोजा, मैंने बताया पहले भी, वो ड्राई होने से इन्फेक्शन फिर होने शुरू हो जाते हैं, और रूम के ऑक्सीजन भी तो ख़त्म हो जाती है ना फिर ड्रायर वगैरह से। तो ये ध्यान रखना। तो अगर हमें ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी जो है प्रॉब्लम कम हो जाएगी और हम अच्छा महसूस करेंगे। और आँखों का, हाँ, ये मैं इनके लिए जो अपने अनूप जी के लिए मैं बात करूँ, ये मैंने बहुत देखा है, जो IT सॉफ्टवेयर वाले होते हैं और उनका नंबर का चश्मा, आँखों का चश्मा नंबर बहुत बढ़ जाता है, तो वो उनके लिए स्पेशली अगर एक अपना टॉवल रखें अपने साथ, जब ऑफिस में जाते हैं लेके जाएं या घर में काम कर रहे हैं, हर 1 घंटे में पानी से आंखें धो लें। ओके, अच्छा, तो दैट्स वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एवरी आवर। और उसे अपने आंखों को पानी से धो लें, अच्छे से धो लें और टॉवल से साफ कर लें। जब पानी मारने के टाइम पे आंखें बंद रहें? नहीं, आंखें नहीं खोल के, मतलब हल्के हल्के से, जैसे पानी से धोते ना, मुंह को धोते हैं, तो आंखों को भी धो लें। तो उससे अपना जो है, अगर मौसम के अनुसार, अगर गर्मी है तो नॉर्मल पानी से धो लें, और सर्दी है तो हल्का निवाए पानी से धो लें, सो दैट ठंडी भी ना लगे आपको, तो वो धो लें। साथ में कोई हम ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह? अगर आपकी आंखें ड्राई रहती हैं तो फिर आप जो टीयर ड्रॉप्स अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, हेडेक की समस्या जब भी आती है, मुझे पर्सनली मैं फील करती हूँ कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है या परफ्यूम की खुशबू कोई आसपास भी लगा रहा होता है, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होती है, तब मेरा सर दर्द होने लगता है। तो इसके, हाँ, ये भी है। मैंने बताया जैसे आपको कुछ, मैं पूरा कारण मैंने नहीं, माइग्रेन के पूरे कारणों को मैंने डिस्कस किया था। एक तो जैसे आपने बताया परफ्यूम्स हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, है ना, साउंड्स हैं, या मैंने लाइट की बात की,
चीज़ें जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब अपने रीजन अंदर है इसके एलर्जी एक तरह की हमारे जो हमारे हेडेक हो हम्म, सकता है, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए टोटली ना। बट स्पेशली जब हेडेक का माइग्रेन का अटैक आता है तो द अटैक में लास्ट अप टू 3 days है ना, जी 4 hours to 3 days जी और 3 days अगर हो जाए, 3 days से ज़्यादा हो तो उसको हम स्टेटस माइग्रेनोसिस कहते हैं। ओके जैसे कई बार जैसे एपिलेप्सी होती है ना, दौरे के पीछे दौरे पड़ते रहते हैं। जी 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 एक दिन हो जाए तो 2 दिन तक दौरे पड़ते हैं, 3 दिन के बाद दौरे पड़ते रहते हैं, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ऐसे स्टेटस एस्थमेटिकस होता है, जी दमे का अटैक पड़ता है, दवाइयाँ काम ही नहीं करती, लगातार दमा चलता रहता है। जी तो इसी तरह से जैसे ये बीमारी है जिसमें हम 3 दिन के बाद भी अगर हेडेक ख़त्म नहीं होते तो वो वाली स्टेट आ जाती है। तो हमको ध्यान रखना है कि अपने इस हेडेक को ख़त्म करने के लिए अपने जो है हमें अपनी एक तो जैसे आपने बताया जो भी जिन चीज़ों से हमारी एलर्जी, हमारी लाइट बहुत लाइट साउंड हाँ बहुत लाइट स्मेल्स से को अवॉइड होती करना है है। हेडेक। एक प्रॉपर समय सोना, प्रॉपर समय उठना होना चाहिए। और हमें कुछ ऐसे फूड्स हैं स्पेशली टायरामिन कंटेनिंग फूड्स जिनमें टायरामिन कंटेंट ज़्यादा होता है, अच्छा जैसे पनीर है, मटर है, हाँ हाँ केक है, पेस्ट्रीज़ हैं, है ना। कुछ मात्रा में जैसे गोभी होती है ना, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर होता है, ऐसे कुछ फूड्स हैं जो मतलब हमें अवॉइड करना है। कुछ स्पेशल फूड्स भी हो सकते हैं ओके जिससे आपको एलर्जी हो, जिससे आपको हेडेक की टेंडेंसी ज़्यादा हो, औरों को नहीं होती किंतु आपको होती है, तो वो अवॉइड करें। स्पेशली फ्राइड फूड्स हैं जी जो हम स्लो फ्राइंग करते हैं ना, हाँ हाँ वो ऐसे फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। अच्छा तो क्योंकि उनका डबल इफेक्ट होता है, वो हमें एसिडिटी भी ज़्यादा करते हैं, जीआरडी ज़्यादा पैदा करते हैं और प्लस इस पे भी असर करते हैं। वो टायरामिन कंटेंट भी हमें जी जी स्पेशली मैंने बताया जी पनीर, चीज़ कुछ डीप और फ्राइड कुछ मटर होती है ना, मटर हाँ जी हाँ पीस, जी जी वो हमें ज़्यादा नुकसान करती है। ओके ओके। मैं ये पूछ रही थी कि गैस जो होती है, गैस की समस्या भी है, तो ये कई बार मतलब एनी फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, अगर आप फास्ट फूड खाएंगे तो प्रॉपर डाइजेस्ट तो नहीं हो, टेस्ट तो मुंह को टेस्ट तो लगता है, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, वो डायरेक्टली हमें हेडेक नहीं करते, पर वो हमें मतलब दे कॉज मोर जीआरडी के सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। जीआरडी इन टर्न लीड्स टू हेडेक, प्रेसिपिटेशन ऑफ ए माइग्रेनस हेडेक, या दूसरी तरह के हेडेक भी हमें ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। मतलब हमें मैं 4 बातें ले सकता हूँ। स्ट्रेस नंबर 1, उसमें सेंसिटिव इमोशनल नेचर या टाइप ए बिहेवियर। दूसरा जीआरडी, एसिडिटी ज़्यादा बनना। तीसरा प्रॉपर स्लीप, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं करते। चौथा फूड टाइम पे खाना और क्या खाना। तो डॉक्टर साहब, जो सर दर्द की जो बीमारी है तो वो सच में आज सर दर्द बन गया है लोगों के लिए, तो इससे कैसे मुक्ति लाभ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही कई सारी समस्याओं के लेके और भी कई सारे सवाल आए हैं हमारे पास, जिसका समाधान जानना अभी बाकी रह गया है, लेकिन आज समय समाप्त हो गया है बोल के उन सारी बातों को लेके हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, हेडेक यानी सर दर्द, चाहे वो माइग्रेन की वजह से हो, खान पान की वजह से हो, प्रॉपर नींद की कमी की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, तो उसका हम प्रॉपर इलाज करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात कही कि अगर हम राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको मिल सकता है और बहुत आसानी से हम ये सर दर्द की जो बीमारी है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और हमारे जीवन को बनाए खुशनुमा, एकदम टेंशन स्ट्रेस फ्री। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर आगे भी हम चर्चा करेंगे, तो देखना नहीं भूलिएगा फिट एंड फाइन। आज यहीं पे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।